नमस्कार, दूरदर्शन के कार्यक्रम नमस्कार एमपी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रिया और कार्यक्रम में हम बात करेंगे आज की तारीख में बहुत सारे दिवस है, यानी बहुत सारी बातचीत आज खास होने वाली है। बहुत सारे लोग हमारे साथ फोन लाइन पर भी जुड़ेंगे इस दिवस से जुड़े हुए, तो हमारे साथ स्टूडियो में भी कुछ महत्वपूर्ण सदस्य अतिथि मेहमान हमारे साथ मौजूद रहेंगे। तो सबसे पहले ये बता देती हूँ, चूँकि लाइव प्रोग्राम यानी सजीव फोन इन प्रोग्राम है, तो फ़ोन नंबर नोट कर लीजिए 0755, हालांकि आपको रट चुका है लेकिन एक बार फिर स्क्रीन पर देख लीजिए 0755-266-0049। इसके अलावा टोल फ्री नंबर यानी निःशुल्क सेवा का आप इस्तेमाल कीजिएगा 1800-233-0040। ये हमारा टोल फ्री नंबर है, निःशुल्क सेवा का इस्तेमाल कीजिए। भोपाल से बाहर से फ़ोन लगाएंगे तो 0755 लगाना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए आप सबसे पहले तिथि की बात कर लेते हैं। तिथि विचार के साथ फिर बताऊंगी कि आज की तारीख में और कौन सी चीज़ें खास है। तो बढ़ते हैं तिथि की तरफ। तिथि कह रही है विक्रम संवत 2079, चैत्र मास, कृष्ण पक्ष सप्तमी, 14 मार्च 2023 और दिन है मंगलवार। इसी के साथ आपका दिन मंगलमय हो। तो आज 14 मार्च है, देखते हैं आज का विचार क्या कह रहा है ताकि पूरा दिन अच्छा बीते। विचार कहता है कि अपने विचार को खुश करने का सबसे बढ़िया तरीका है किसी और को खुश करना। जी हाँ, अगर हम खुद को खुश रखना चाहते हैं ना, तो दरअसल अपने आसपास के माहौल को खुशनुमा बनाए रखना बेहद ज़रूरी है। दूसरों को खुशी देना आसान काम नहीं है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बता देते हैं आज का इतिहास, आज की तारीख किन मायनों में खास है। दुनिया भर में गणितज्ञ हर साल 14 मार्च की हम बात कर रहे हैं और दुनिया भर में गणितज्ञ हर साल 14 मार्च को ये दिन मनाते हैं, पाई डे सेलिब्रेट करते हैं। अब हम बात करते हैं 1879 की। यहाँ पर इस साल बुद्धि के धनी अल्बर्ट आइंस्टीन का जन्म जर्मनी के उल्म शहर में हुआ था। बात कर लेते हैं साल 1883 की। इसी दिन जर्मन दार्शनिक अर्थशास्त्री कार्ल मार्क्स का निधन हुआ था। 14 मार्च आज के दिन को ही नदियों के लिए कार्रवाई का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। ये 4 जो दिन हैं ये बहुत ख़ास है और इसके अलावा एक और दिन जो ख़ास है वो ख़ास है तितलियों के लिए। तितली उड़ी और उड़ के चली, बहुत सारी कविताएं, बहुत सारी पंक्तियां तितलियों पर लिख दी गई। आपको पता है दुनिया भर में 20,000 से ज़्यादा प्रजातियां हैं तितलियों की। तो हम इस पर भी बात करने वाले हैं खास मेहमान से, लेकिन फिलहाल के लिए आपको बता देते कि आज के महत्वपूर्ण विषय कौन से हैं। आज हम निर्भया के बारे में भी बात करेंगे, निर्भया फाउंडेशन के बारे में बात करेंगे, महिला सशक्तिकरण, क्योंकि मार्च चल रहा है। हमने हाल ही में 8 मार्च यानी कि 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस सेलिब्रेट किया था। पूरे मार्च को ही महिला सशक्तिकरण के तौर पर देखा जाता है। तो आज 2 सदस्य जो हमारे साथ कार्यक्रम में मौजूद हैं वो दरअसल इस विषय से सीधे जुड़ते हैं और इस पर बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले स्वागत करते हैं समर खान जी, हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं और इनका परिचय देते हुए आपको बता दें डायरेक्टर है निर्भया फाउंडेशन, वो फाउंडेशन जो पिछले 26 सालों से विपत्तिग्रस्त महिलाओं के संरक्षण, उनके प्रताड़ित महिलाओं का संरक्षण देना और उनके पुनर्स्थापना के लिए काम कर रहा है। और चलिए इसी के साथ अब हम स्वागत करते हैं प्रतिभा राजगोपाल जी का, हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, प्रोफेसर एवं एक्स डायरेक्टर है मध्य प्रदेश महिला संसाधन केंद्र प्रशासन एकेडमी भोपाल से। इन दोनों का हम स्वागत करते हैं और हम सवाल रखें उससे पहले आपको बता दें, फोन लाइन एक बार फिर से नोट कर लीजिए 0755-266-0049, 1800-233-0040। आप स्क्रीन पर देख भी सकते हैं। अब चूंकि तारीखों की बात हो रही थी तो एक और जिक्र करना तो मैं भूल गई। भोपाल वासियों, आपके लिए खुशखबरी है भाई। हाल ही में ऑस्कर अवार्ड के जो जितने भी अवार्ड्स जो बताए हैं वो दरअसल हम देख सकते हैं आज अखबारों में छाए हुए, मीडिया पे छाई हुई ये खबर कि भोपाल के जो प्रोड्यूसर जिन्होंने इसको प्रोड्यूस किया था शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री को, उसको बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म, आपको बता देती मेरे पास वो नाम भी आ चुका है डॉक्यूमेंट्री का, द एलिफेंट विस्पर, ये वो नाम है शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री, क्योंकि इसकी जो प्रोड्यूसर है उनका संबंध, उनका ननिहाल भोपाल में। तो आज भोपाल वासियों में तो खुशी की लहर। बहुत सारी शुभकामनाएं आपको। चलिए विषय पर बात करते हैं। हम बात करने वाले हैं निर्भय होकर जीने के लिए जो काम कर रही है निर्भया, उस पर भी बात करेंगे और महिलाओं को सशक्त बना रही महिला, ये हमारे विषय होंगे जिस पर हम बात करेंगे हमारे दोनों मेहमानों से। तो मैम आपसे शुरू करते हैं। प्रतिभा मैम, जिस तरह से हम महिला के सशक्तिकरण की बात करें, सबसे पहले तो सशक्तिकरण के मायने क्या हैं, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, शारीरिक रूप से भी
और हर मायने में सशक्तिकरण की अगर बात करें? सशक्तिकरण के ऊपर हम लोग लगभग 30 वर्षों से बात कर रहे हैं और राष्ट्रीय स्तर पर महिला सशक्तिकरण नीति भी बनाई जा चुकी। फिर भी कहीं लगता है कि हम लोग अपनी मंजिल पर अभी पूरी तरह से नहीं पहुंचे हैं। कुछ कमियां रह गई हैं जिसके लिए हमको प्रयास करना है। सबसे सराहनीय बात यह है कि कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका तीनों के द्वारा बहुत ही अच्छी सराहनीय भूमिका पूर्ण की जा रही है। न्यायिक सक्रियता, अथक प्रयास कार्यपालिका द्वारा, जिसमें बहुत सारी योजनाएं, अभी आपने सुना होगा लाडली बहना, पहले लाडली लक्ष्मी थी, बल्कि मैं तो ये कहूँगी कि 80% नियम कानून महिला के पक्ष में। फिर कहाँ कमी है, इस पर मैं रात दिन विचार करती रहती हूँ और मुझे एक बात समझ में आती है कि शायद हमने महिला को निर्णय का अधिकार बहुत देर से दिया और सशक्तिकरण का वास्तविक मायने है महिला को अधिकृत करना, उसे निर्णय का अधिकार देना, वो स्वयं अपने परिवार के बारे में निर्णय ले सके। तो अभी हम वैसा वातावरण पूरी तरह से नहीं बना पाए हैं कि जबकि हम महिलाओं को पूर्ण सशक्त कह सकें, और ये हमारा सपना है, हम जरूर वहाँ तक पहुँचेंगे। बिल्कुल। और जब सशक्तिकरण की हम बात कर ही रहे हैं, महिलाओं के संरक्षण की हम बात कर रहे हैं, पुनर्स्थापना की हम बात कर रहे हैं, निर्भया फाउंडेशन को कैसे नज़रअंदाज किया जा सकता है, उसकी डायरेक्टर आज इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। समर मैम, कब से आप जुड़ गई? सबसे पहले तो ये सफ़र के बारे में ही बात कर लेते हैं आपसे। देखिए, निर्भया फाउंडेशन तो एक बहुत पुरानी फाउंडेशन है। पहले ये दूसरे नाम से कार्य करती थी। उसके बाद जो निर्भया ट्रेजेडी हुई थी, उसके बाद से हम लोगों ने निर्भया को श्रद्धांजलि देके इसके नाम परिवर्तन किया गया। जहाँ तक मेरे सफ़र का सवाल है, तो मैं शादी के बाद इस फाउंडेशन से जुड़ी, क्योंकि मेरे हस्बैंड प्रेसिडेंट हैं निर्भया फाउंडेशन के, प्रतिभा मैम वाइस प्रेसिडेंट हैं, और इस फाउंडेशन में हमेशा से महिला सशक्तिकरण और बेटियों के लिए काम किया जाता है। तो ऐसी फाउंडेशन से बहुत समय तक आप दूर नहीं रह सकते। सही बात है, बिल्कुल। मुझे अच्छी तरह पता है प्रदेश सरकार भी इस फाउंडेशन से जुड़कर काम कर रही है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की अगर बात करें, अभी हाल ही में लाडली बहना योजना का जो लोकार्पण हुआ, जो शुभारंभ हुआ, उसमें बहुत खूबसूरत लाइन लिखी गई थी कि सशक्त नारी, सशक्त समाज, सशक्त प्रदेश और सशक्त देश। तो वाकई सशक्तिकरण कई मायनों में अगर देखा जाए, आप जिन पहलुओं पर बात कर रही थी प्रतिभा मैम, उन पहलुओं में हम अगर कमज़ोरी की भी बात कर लें, सशक्तिकरण की तो हम बात कर रहे हैं, लेकिन वो विषय, वो मुख्य बिंदु जो सामने आ ही नहीं पाते। आपने एक बहुत खूबसूरत बात कही थी, निर्णय लेने वाली बात। कितने प्रतिशत महिलाएं होंगी, चाहे मैं सक्षम वर्ग की भी बात करूं, कितने प्रतिशत महिलाएं होंगी जिन्हें आज भी अपने फैसले लेने का अधिकार होगा? मैं एक बात कहना चाहूँगी कि महिलाओं को राजनीतिक सशक्तिकरण मिल गया है, उसके बाद भी निर्णय लेने का अधिकार, जैसा कि आपने कहा, नहीं मिला है। इसके लिए ज़रूरी है कि महिला में आत्मविश्वास, उत्प्रेरणा पैदा की जाए। पहले जब कभी मुझसे पूछा जाता था कि आप फेमिनिस्ट हैं, तो मुझे भी बुरा लगता था, आज से 30 साल पहले। नो, आई एम नॉट फेमिनिस्ट। आज तो मैं गर्व से कहती हूँ मैं फेमिनिस्ट हूँ, क्योंकि आधी आबादी के लिए काम करने से बढ़िया काम कोई नहीं है। क्योंकि लंबे समय तक महिला अधीनता में रही है, तो समय तो लगेगा उसको बराबरी का दर्जा पाने में। और सबसे बड़ी बात है, आज महिला को संवेदनशीलता की आवश्यकता है, सहानुभूति की आवश्यकता नहीं है। और खूबसूरत लाइन है मैम, आपने जब सहानुभूति वाली बात की, बहुत लंबे समय से इस वाक्य को सुनती चली आ रही थी कि मुझ पर दया मत करो, दर्प करो। दर्प का मतलब होता है गर्व करना, तो उस लायक बना दो कि आप गर्व करो, मुझ पर दर्प करो। बिल्कुल मैम, एक और चीज़, क्योंकि आप शिक्षा के क्षेत्र से भी जुड़ी रही हैं, तो किस तरह के, अगर शिक्षा के आयामों की हम बात करें, कितनी ज़रूरत है एक शिक्षित महिला की, क्योंकि शिक्षा ही सशक्तिकरण की राहों को आसान कर सकता है। शिक्षित होना बहुत ज़रूरी है, परंतु हम एक साथ तो सबको शिक्षित नहीं कर सकते। शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में हमारी पूर्वज महिलाएं
शिक्षित नहीं थी, डिग्री नहीं थी, परंतु बहुत समझदारी थी। आज भी समझदारी की आवश्यकता है। देखिए, विकास के साथ साथ महिला की उन्नयन तो हुआ है, पर उसके ऊपर और जिम्मेदारियां आ गई है। उसका रोल बहुत दिग्भ्रमित हो गया है। परिवार, घर, समाज, सबकी उसके प्रति अपेक्षा है। पर यदि महिला कोई अपेक्षा रखती है, कोई उसकी महत्वाकांक्षा है, तो उसको समाज में कभी अच्छा नहीं माना जाता है। बिल्कुल। उसके मानसिक स्वास्थ्य के ऊपर कभी ध्यान नहीं दिया गया। आज जरूरत है बहुत ज़्यादा दो बातों की। एक तो महिला के मानसिक स्वास्थ्य की, और दूसरी उसके आर्थिक सशक्तिकरण की। सदियों से ये बात है कि परिवार में मुखिया कौन होता है? जो ब्रेड विनर होता है, जो कमाता है। महिला कमाने के बाद भी नौकरी करती है, सब कुछ करती है, फिर भी दबाव की स्थिति में रहती है। थोड़ा समय लगेगा हमें वहां तक पहुंचने में। बिल्कुल, हम इंतजार करेंगे। मैम, हमारे साथ एक कॉलर, बिल्कुल वो वक्त आएगा, वो सुबह कभी तो आएगी। बहुत खूबसूरत लाइन है। हमारे साथ एक कॉलर जुड़ चुके हैं, महेंद्र पटेल इस वक्त फोन लाइन पर है। समर जी, आपसे वो सवाल करना चाहते हैं। बहुत बहुत स्वागत है महेंद्र जी, संक्षिप्त में अपना सवाल रखिएगा। मैं महेंद्र पटेल दमोह से बोल रहा हूँ, ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करता हूँ। मेरा सवाल ये कि महिलाओं के लिए जो आज का कार्यक्रम रखा है, बहुत बढ़िया कार्यक्रम है। महिला सशक्तिकरण की ओर एक दिशा है। तो सर, दूरदर्शन तो गांव-गांव तक जाता है। शहर की अपेक्षा जो गांव की महिलाएं होती हैं, उनका जीवन स्तर उतना अच्छा नहीं है, उच्च स्तर नहीं है। जो उसके लिए क्या कारण है? शिक्षा की कमी है कि स्वास्थ्य विभाग में थोड़ी सी लापरवाही है? कानूनी तौर पर क्या कारण है कि उनका जीवन स्तर उतना महेंद्र जी नहीं जितना शहर की अपेक्षा? जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। एक अनुरोध करना चाहूंगी एक बार फिर से हमारे दर्शकों की, संक्षिप्त में सवाल रखिए, और जब सवाल रखें तो कृपया टीवी का वॉल्यूम कम कर दिया कीजिए। जी समर जी, बताइए, ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं के जो स्थिति है, क्या कारण हो सकते हैं, उसके क्या पहलू हैं? देखिए, बहुत ही खूबसूरत सवाल उन्होंने पूछा था कि ग्रामीण क्षेत्र हो या शहरी क्षेत्र हो, हम जब देखते हैं ना महिला की स्थिति, तो ये स्थिति जो है ना वो पूरी तरह से समाज पर निर्भर होती है। एक समाज ही महिला को वो अधिकार देता है कि वो किस तरह से आगे बढ़ सकती है। अब अगर हम बात करें कि स्वास्थ्य की स्थिति में, शिक्षा की स्थिति में, तो हाँ, ये बात सही है कि ग्रामीण में ये स्थिति ज़्यादा ख़राब है, लेकिन मुझे वहाँ लगता है कि वहाँ दोनों के लिए ये स्थिति सामान्य है। पर एक अच्छी बात है, अगर हम सर्वे देखें, अगर हम लोग फील्ड पे काम कर रहे हैं, तो मुझे एक चीज़ में बड़ी खुशी होती है कि अगर हम घरेलू हिंसा देखें तो कहीं ना कहीं ग्रामीण क्षेत्र में घरेलू हिंसा कम होती है शहरी क्षेत्र के मुकाबले। तो वहाँ महिलाओं पर, क्योंकि आप देखें कि वहाँ पर जो है ना एक दूसरे से बहुत जुड़ाव रहता है और हिंसा इतना विकराल रूप नहीं ले पाती। वहीं अगर हम शहरी उसमें देखें तो क्योंकि हम लोग एक दूसरे की खबर नहीं रखते, यहाँ मोहल्लावाद बिल्कुल पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है, तो महिला जो है उसके साथ लगातार हिंसा होती जाती है और किसी को पता भी नहीं चलता। बिल्कुल ऐसा ही देखते हैं, कोई सवाल शायद बाराबंकी से भी हमारे पास हो। नंद स्वरूप मिश्रा जी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं, एक और कॉलर। बहुत बहुत स्वागत है मिश्रा जी। हाँ नमस्कार सर, मैं नंद स्वरूप। मैं जानना ये चाहता हूँ कि निर्भय, निडर, भयमुक्त नारियों को बनाने के लिए नर नारी में कोई भेदभाव हो, सर समाज को क्या करना चाहिए? दूसरी चीज, महिलाओं के सम्मान में मैं कहना चाहता हूँ, हे नारी है पहना, तुम्हें नहीं है डरना, सख्त नारी है बनना, दुर्गा सीता जैसी रहना, अगर जरूरत पड़ जाए सावित्री भी बन जाना। वाह, बहुत बहुत शुक्रिया मिश्रा जी, कितनी खूबसूरत पंक्तियों के साथ उन्होंने सवाल रख लिया। प्रतिभा में मैं आपसे जवाब लूंगी। बिल्कुल, देखिए, हमारी समाज की और परिवार की भावनाएं बहुत अच्छी है। मैं देखती हूँ कि बचपन से कि जब सुबह मेरे पिताजी उठते थे तो पहले हम बहनों के पैर छूते थे, अपने माता पिता के पैर छूते थे। परंतु क्या सब जगह ऐसा है? हमको ऐसे वातावरण का निर्माण करना है जैसी कि हमारी भावना है वही धरातल पर आए, और तभी हमें अपनी बेटियों में, अपनी बहनों में आत्मविश्वास पैदा करना है। एक ऐसा माहौल देना है, ऐसा नहीं कि बिटिया पराया धन है गई, हम हर समय उसके साथ खड़े हैं। अगर गई की बात कह ली, पराया धन समझ लिया, तो वो कभी मजबूत नहीं हो पाएगी। एक परिणाम जरूर आप जो कह रहे हैं उसका ये उत्तर है कि समाज में सब सुधर रहा है, नियम कानून सब बहुत अच्छे हैं, परंतु ये देखा जा रहा है कुछ कम प्रतिशत में कि
क्रूरता बढ़ती जा रही है पुरुष वर्ग में, और लड़कियों का भी इसमें दोष है। मैं केवल एक के पक्ष में बात नहीं करूंगी। हाँ। जो पहले सहन शक्ति थी इसलिए बातें दब जाती थी, पर क्यों दबाई जाएं? दोनों को अपने अधिकार मिले, पुरुष को भी और महिला को। क्रूरता तो किसी की भी, महिला की भी हो चाहे पुरुष की हो, दूसरे व्यक्ति के लिए ठीक नहीं है। बिल्कुल सही बात है। समर जी, जो लोग आपको जानते हैं, और ख़ासतौर से मैं सभी दर्शकों को बताना चाहूँगी, आप मध्यम वर्गीय परिवार से आती हैं, और जब आपने इस क्षेत्र से जुड़ने का फैसला लिया, वो फैसला आसान नहीं था, चुनौतीपूर्ण था, और बहुत सारी परेशानियों का आपने शायद सामना भी किया होगा। मैं चाहूँगी कि एक, चूँकि आप वर्ग विशेष से आती हैं जहाँ पर महिलाओं का थोड़ा घर से निकलना, शायद ये आप मुझे लगता है स्पष्ट कीजिएगा कि मुश्किल होता है, उस मुश्किल राहों को आसान कैसे बनाया, किस तरह की चुनौतियाँ आई थी? चुनौतियाँ तो महिलाओं के सामने हमेशा ही रहती हैं, और जो जैसे कि हम लोग निर्भया फाउंडेशन का संचालन कर रहे हैं, उस फाउंडेशन के अंडर में 2 गृह चलते हैं, एक निर्भया बालिका गृह और एक निर्भया सुधार गृह। तो ये आपने बिल्कुल सही बात कही कि हम लोग जिस वर्ग विशेष से आते हैं या धर्म से आते हैं, तो कहीं ना कहीं महिलाओं का घर में रहना ज़्यादा पसंद किया जाता है, या जैसे अभी दीदी ने भी बात करी कि अब राजनीति में भी महिलाएं जा रही हैं, लेकिन समाज सेवा का जो एक क्षेत्र है जहाँ पर आप आगे आकर काम करते हो, और देखा जाए तो वहाँ पर आपके पास कोई ऐसा डेजिग्नेशन नहीं होता है। हाँ। तो लोगों की मानसिकता बदलने में बहुत टाइम लगा। इवन लोगों को समझ में नहीं आता था कि हम लोगों का कार्य क्या है, हम लोग क्या कर रहे हैं, या सच में महिला इतनी प्रताड़ित है कि उसके लिए आगे आकर एक पूरा सेटअप तैयार करना। जैसे अगर आप निर्भया को देखें तो निर्भया जो है वो समस्त मध्य प्रदेश में काम कर रहा है, महिला बाल विकास के साथ हम कई ज़िलों में काम कर रहे हैं। इसके अलावा भोपाल जो राजधानी है, वहाँ भी 2005 में घरेलू हिंसा कानून बनने के बाद अगर आप देखें तो बहुत लंबे समय तक राजधानी होने के बावजूद कोई ऐसा सेटअप नहीं था जहाँ पर अगर महिला घरेलू हिंसा से पीड़ित होती है, क्योंकि आज भी हम एक ऐसे समाज में हैं जहाँ पर महिला की घर से डोली जाती है और लोग यही वो करते हैं कि उसी घर से अर्थी उठे। तो मायका पक्ष भी कई बार उनको भी लगता है कि जो भी तुम्हारी परेशानियां हैं वो तुम्हारी हैं, मतलब मायके पक्ष की वो परेशानी नहीं है। तो महिला के साथ कोई भी खड़ा नहीं होना चाहता है, उसको लगता है कि अगर हम उसको थोड़ा समय देंगे तो वो अपना घर सुधार लेगी और उन्हीं परेशानियों में, उन्हीं स्थिति में रहना सीख लेगी। तो वो चीज़ें जो है कई बार तो ठीक रहती हैं, लेकिन कई बार आप देखें कि वो बहुत विकराल रूप ले लेती हैं। जो हम देखते हैं कि महिला को जलाकर मार दिया या उसने सुसाइड कर लिया, तो क्यों नहीं हम एक ऐसा दरवाज़ा उसके लिए खोलें जहाँ पर अगर उसको उस घर में परेशानी हो तो वो उस दरवाजे से उस खूबसूरत घर में एंटर करे और वो वहाँ पर रहे जब तक उसको लगे कि मुझे वहाँ नहीं जाना है या मुझे एक दूसरा संसार बनाना है। उसी के लिए निर्भया ने एक पूरा सेटअप तैयार करा है कि जहां मायका पक्ष अगर उसके साथ नहीं खड़ा होता या कोई दूसरा होम नहीं होता तो वो निर्भया फाउंडेशन में रहकर अपना जीवन व्यतीत कर सकती है और आगे बढ़ सकती है। मतलब निर्भया फाउंडेशन वो दरवाज़ा खोलती है जब सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं। बच्चियों के संरक्षण से लेकर उनके विवाह तक की जिम्मेदारी निर्भया फाउंडेशन निभाता है। समर मैम, मैं चाहूँगी कि वो उस एज ग्रुप की भी हम बात कर लें कि कहाँ से मदद शुरू की जाती है, कहाँ तक की मदद के लिए। देखिए, अगर हम निर्भया सुधार गृह की बात करें तो वहाँ 18 साल से लेकर 60 साल तक की महिला को हम लोग आश्रय गृह प्रदान करते हैं। और निर्भया बालिका गृह की बात करें तो वहाँ 6 से 18 साल तक की बालिका को हम आश्रय गृह प्रदान करते हैं। तो इसमें आप देखें कि हिंसा, एक लोगों की मानसिकता ये होती है कि दीदी भी उस पर बहुत अच्छे से प्रकाश डालेंगी, क्योंकि हम घरेलू हिंसा कानून जो है लगातार उसकी वर्कशॉप करते रहते हैं। तो कई बार वर्कशॉप में भी मैं देखती हूँ कि लोगों को लगता है कि घरेलू हिंसा जो है वो सिर्फ जो है उन महिलाओं के साथ होती है जो शादीशुदा होती हैं। तो उस घरेलू हिंसा का उससे कोई लेना देना नहीं। घरेलू हिंसा किसी के भी साथ हो सकती है। घरेलू हिंसा आप की बेटी के साथ हो सकती है, पत्नी के साथ हो सकती है, माँ के साथ हो सकती है। ये वो हिंसा है जो पुरुष के द्वारा की जाती है, एक छत के नीचे जो भी लोग महिलाएं उसके साथ रह रही होती हैं। तो हमारे सामने बहुत से ऐसे भी केस आए हैं जिसमें बेटियों के साथ हिंसा हुई है, जिसमें बहनों के साथ हिंसा हुई है, जिसमें माँ के साथ हिंसा हुई है। तो वो सभी हमारे यहाँ
आज रह रही हैं। कई लड़कियां जो हैं उन्होंने अपनी पढ़ाई कंप्लीट करके वो अच्छी पोस्ट पे चली गई हैं, और उसी में कई लड़कियां ऐसी हैं जिनकी हम लोगों ने विवाह किया है, उनका कन्यादान किया है। अभी तक निर्भया जो है 7वीं बेटी का कन्यादान करने जा रहा है 17 मार्च को, तो आप सभी भी उसमें आमंत्रित हैं, ज़रूर आए। बिल्कुल बिल्कुल। लाडली लक्ष्मी से लेके लाडली बहना तक की जिम्मेदारी निभाता है निर्भया फाउंडेशन। चलिए, हमारे साथ फोन लाइन पे जैसा कि मैंने कहा था कि और विषय होंगे जिस पर हम चर्चा करने वाले हैं, तो गणित की बात कर लेते हैं। पाई, आज पाई दिवस मनाया जा रहा है, बहुत खास है ये दिवस उन गणितज्ञों के लिए। अगर हम बात करें तो हमारे साथ गणित की एक शिक्षिका जुड़ चुकी है, राधिका गुप्ता, फोन लाइन पर। हम उनसे चर्चा करेंगे। तो बहुत बहुत स्वागत है राधिका जी, बहुत सारी शुभकामनाएं। जी मैम, गुड आफ्टरनून। और पहले तो दर्शकों को बता देते हैं, चूंकि 14 मार्च को ये इसके मनाने के पीछे का कारण है 14-3 यानी 3.14 पाई का ये मान होता है। क्या कहेंगी राधिका जी? आगे की जानकारी मैं चाहूंगी आप दे दर्शकों को। जी हाँ, बिल्कुल। अगर हम बात करें कि पाई इट इज एन इरेशनल नंबर जो नॉन टर्मिनेटिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब है कि खत्म नहीं होता। अगर हम बात करें कि सुपर कंप्यूटर की हेल्प से जब हमने इसका वैल्यू निकाली पाई की, तो इट इज 3.14759 अप टू इंफिनिटी, मतलब ये बढ़ता ही चला जा रहा है। और इसमें हम बार जो हम यूज करते हैं, वी आर यूजिंग 22/7. This means that we are using up to 2-digit decimals, that is 3.14 and that is 159 we are using. जब हम 22/7 करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो हमें जो नंबर मिलेगा वो मिलेगा 3.14759. बिल्कुल। इसका मेन है कि 3 मतलब मार्च, that is मार्च में जो ये सेलिब्रेट होता है, 14 is the date and 159 that is the time. 1:59 पे ही इसको सेलिब्रेट किया जाता है। बिल्कुल। राधिका जी, बच्चे जो हैं वो एक गणित कहाँ सरल भी है तो बहुत कठिन भी है। कहा जाता है कि पूरी इक्वेशन सही होती है तो पूरे के पूरे मार्क्स मिलते हैं, लेकिन अगर शुरुआत से एक लाइन भी अगर गलत हुई तो पूरा गणित की जो पूरा ही आंसर ही गलत हो जाता है। ये है गणित की। पाई को लेकर भी डर है बच्चों में। मैं चाहूंगी इस डर से दूर होकर दोस्ती कैसे की जाए? देखिए, पाई सिंपल सा पाई की एक वैल्यू है जो हम नॉर्मली यूज करते हैं हमेशा, दैट इज 22/7 एंड 3.14। हाँ। और ये कहा गया है कि पाई, अगर हम किसी सर्कल की बात करें, तो पाई सिंपली द सर्कमफ्रेंस अपॉन डायमीटर, दैट इज द वैल्यू शुड ऑलवेज बी कांस्टेंट। हाँ। अगर हम किसी भी सर्कल का सर्कमफ्रेंस निकालें और उसके डायमीटर से उसको हम डिवाइड कर देंगे, तो हमेशा हमें जो आंसर आएगा दैट शुड ऑलवेज बी 5। जी जी बिल्कुल, मींस 22/7। जी बिल्कुल। आप बहुत अच्छी जानकारी आपने दी। एक बार फिर से बहुत सारी शुभकामनाएं आपको। पाई दिवस अलग अलग आयोजनों के साथ मनाया जाता है, हम सभी जानते हैं इस बात को, अलग अलग तरीके से मनाया जाता है, ये भी हम सभी जानते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, अपना समय देने के लिए। राधिका गुप्ता इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन से जुड़ी हुई थी, गणित की शिक्षिका है। तो चलिए वापस लौटते हैं अपने विषय पर, और हम बात कर रहे थे महिला सशक्तिकरण की। निर्भय होकर जीने वाली निर्भया फाउंडेशन किस तरह से हेल्प कर रहा है, तो महिलाओं को सशक्त बनाने में महिलाएं किस तरह से अपनी भागीदारी निभा रही है, इस दोनों का प्रतिनिधित्व करते हुए समर खान जी हमारे साथ हैं, और हमारे साथ प्रतिभा राजगोपाल जी भी जुड़ी हुई हैं। प्रतिभा मैम, महिलाएं अपनी स्थितियों की जिम्मेदार खुद होती हैं, ये वाक्य बहुत ज़्यादा चलता है, कि आप क्या मानती हैं, आपका दृष्टिकोण क्या कहता है? आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं उसना जी। अक्सर कहा जाता है महिला ही महिला की दुश्मन है। महिला खुद ऐसा चाहती है कि वो दबाव की स्थिति में रहे, और महिला ने खुद इसको अपनी नियति मान लिया था। इसके लिए मुझे 2 कारण समझ में आते हैं जिनका निदान बहुत आवश्यक है। एक तो न्याय में बहुत देरी, यदि महिला बाहर निकलती है, विरोध करती है अपने प्रति प्रताड़ना या किसी तरह के अत्याचार का, तो ये होता है कि महिला को कहा जाता है कि वो तो अब घर में रखने लायक नहीं है, वो तो बाहर की हो गई, उसमें कुछ भी वो नहीं है। तो जरूरी है कि जैसा कि समर जी ने एक बहुत अच्छी बात की, एक विंडो खोल के रखने की जान, एक खूबसूरत दरवाजा इनके हमारे पास है निर्भया में, जहाँ वो सब तरह से प्रश्रय पाती है, और हो भी रहा है, मैं रोज देखती हूँ वहाँ पर सवाल ये है कि न्याय में देरी और महंगा न्याय, इसके ऊपर प्रयास करना बहुत जरूरी है। मैंने नेशनल लॉ इंस्टीट्यूट में भी बच्चों को यही शिक्षा दी है हमेशा, कि बच्चों
महिला के प्रति न्याय सस्ता हो, सुलभ हो और समयबद्ध हो। 20-20 साल तक केस चलते हैं, तब तक उसकी उम्र निकल जाती है न्याय को स्वीकार करने की। दूसरा एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है कि महिला के प्रति सम्मान या संवेदनशीलता स्कूल से बच्चों को पाठ में पढ़ाना चाहिए। हम इतनी परिपक्व उम्र में आके उस एक व्यक्ति से जब ये बातें करते हैं तो उस समय वो उसको स्वीकार नहीं कर पाता, क्योंकि बचपन से उसने जो देखा है वही उसका व्यवहार होता है। तो जरूरी है कि स्कूल से एक कच्चे मन से उसके मन में बात हो कि उसकी बहन, उसकी माँ, समाज में रहने वाले अन्य महिलाएं भी उसके लिए बहुत ज़्यादा सम्मानीय है, उनकी गरिमा का ध्यान रखना उसकी जिम्मेदारी है। बिल्कुल सही बात है। मैं आगे की चर्चा समर जी से करूंगी, लेकिन इस वक्त एक और विषय, आज का दिवस की हम बात कर रहे हैं, पाई दिवस मना रहे हैं और हम मना रहे हैं नदियों के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस जो मनाया जाता है। तो उस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ अब फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं पर्यावरणविद हैं खुशहाल सिंह साहब, और उनसे हम बात करेंगे नदियों की खुशहाली पर। खुशहाल सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद बहुत बहुत। सर, सबसे पहले तो एक जो आम वाक्य या मैं स्थानीय भाषा से सवाल रखती हूँ कि पाप धोने के लिए हम बहुत पवित्र नदियों की तरफ जाते हैं, लेकिन नदियों को अस्वच्छ करना भी तो पाप की श्रेणी में आएगा। तो कितना जरूरी है इस बात का भी ज्ञान होना। सही, आप ठीक कह रहे हैं। सबसे पहले तो मैं आप सबको बधाई देना चाहता हूँ। आज विश्व नदी संरक्षण दिवस है। 1997 में शुरू हुआ इस दिवस को 25 वर्ष पूरे हो गए हैं और एक नई चेतना समाज में लाने के लिए दुनिया के हर देश में आज बहुत सारे कार्यक्रम हो रहे हैं। उसमें आपने आयोजन किया, इसलिए आप भी धन्यवाद के पात्र हैं। दूरदर्शन को भी धन्यवाद देना जी। खुशहाल जी, अब बताइए, अब उस सवाल का जवाब क्या होगा? हाँ, हमारे यहाँ पाप और पुण्य पर बहुत ध्यान दिया गया। हमारी सांस्कृतिक परंपराओं में, हमारे सामाजिक नीति नियमों में पाप और पुण्य पर बहुत बचपन से ही हमको सिखाया जाता है, बताया जाता है। लेकिन आपने ठीक सवाल उठाया कि अगर पाप धोने के लिए नदियों में नहाने की जरूरत है तो नदियों को शुद्ध करना तो उससे पहला दायित्व होना चाहिए हमारा। और ये हमारा दुर्भाग्य रहा कि हम हजारों लाखों की संख्या में हम नदियों में पर्व विशेष पे नहाने जाते हैं, लेकिन जल की स्वच्छता पर, उसकी नदी की सुरक्षा पर, नदी के संरक्षण पर उतना ध्यान नहीं दिया गया जितना ध्यान देने की जरूरत है। और आज ये विषय बहुत गंभीर होता जा रहा है क्योंकि हमारे देश की नदियों का स्वास्थ्य लगातार बिगड़ता जा रहा है। बिल्कुल सही बात है। जल ही जीवन है, हमेशा बोलते हैं, और इन्हीं नदियों का जो जल है वो हमारे घरों तक भी पहुंचता है। बहुत सारी नदियां हैं जो हमारे पीने के पानी के लिए जिम्मेदार होती हैं। अब वही अगर अस्वच्छ होगा तो सीधे सीधे हमारी सेहत पर ही बात आ रही है। यानी कि अगर हमें खुद को भी बचाना है तो पहले उनका संरक्षण करना होगा। सही कह रहे हैं आप। नीति आयोग के जल प्रबंधन सूचकांक 2018 की अगर हम चर्चा करें तो उसके अनुसार कहा गया कि देश का 70% पानी पीने योग्य नहीं है और 60 करोड़ लोग पानी की कमी से जूझ रहे हैं हमारे देश में। हाँ। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की बात करें तो उनका कहना है कि देश की प्रमुख 521 नदियों में से 351 नदियां काफी प्रदूषित है जी। और राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन की एक रिपोर्ट की अगर चर्चा करूं मैं तो 97 स्थानों पर गंगा जल की गुणवत्ता का अध्ययन जो किया था उन्होंने, वहां का पानी आचमन के योग्य भी नहीं है। इसलिए आपकी चिंता में मैं अपनी चिंता को शामिल करता हूँ। बिल्कुल। एक सवाल और आपसे कर लेती हूँ। वो सवाल ये होगा कि जब हम संरक्षण की बात तो बहुत कई दिनों से कर रहे हैं, कई सालों से भी कर रहे हैं, लेकिन अक्सर संरक्षण की बात करने वालों में से एक बड़ा प्रतिशत वो होता है जो खुद नदी के आसपास कचरा फेंकते हैं जी। ऐसे लोगों के लिए सुझाव याद से आप जाने से पहले दे ही दीजिए। हमारा कहना है कि ये जो सारे अभियान चले, जैसे अभी नमामि गंगा अभियान है या और भी जो बड़े अभियान चले हमारे, मैं दरअसल बोलने भी वाली थी, बहुत कम रही जी, बहुत कम रही जन सहभागिता। तो हमको सारे हमारे सरकारी अभियानों में जन सहभागिता बढ़ाने की जरूरत है जी। तो दूसरा ये कि अगर मैं हमारे गुरुजी और मेरे बहुत आदरणीय सुंदरलाल बहुगुणा जी का स्मरण करूं तो उनका कहना था कि भारत के जल संकट को निपटने का एक उपाय ये है कि जल को वनों का मुख्य उत्पाद घोषित करना चाहिए और वनों को सुरक्षित करके कटाई पर पूर्णतया रोक लगनी चाहिए ताकि ये जो हमारा जल है वो सुरक्षित रह सके। क्योंकि हमारे यहाँ हालत ये है कि साल भर में हमारे यहाँ करीब 4,000 अरब घन किलोमीटर पानी मिलता है हमको बरसात के जरिए। बिल्कुल। और ज्यादातर बरसात कुछ घंटों में हो जाती, 200 घंटों में अगर ज्यादा चर्चा करूं मैं, लेकिन उसका सिर्फ 25% ही हम बचा पाते हैं, संरक्षण कर पाते हैं। तो एक तो पानी को संरक्षण करने की जरूरत है हर स्तर पर,
नदी में, तालाब में, और जो बचा हुआ है उसको स्वच्छ रखने की जरूरत है। हाँ, उसको जो हमको उपलब्ध है, प्रकृति ने जो हमको उपलब्ध करा है, उसको संरक्षण की जरूरत है। दूसरा मेरा हमेशा मानना रहा है कि नदी साफ करना तो दूसरा कदम है, पहला कदम ये कि नदी को हम गंदा ही न करें। जी जी। जैसे मुट्ठी खोलने की कोई कला नहीं, मुट्ठी बांधने की कला। अगर आपने मुट्ठी नहीं बंधी तो खुली हुई है, तो अगर हम उसको गंदा नहीं करेंगे तो स्वच्छ है वो तो अपने आप में। दूसरा भी एक और अच्छा काम भारत सरकार कर रही है, वो भी बहुत सौभाग्य का विषय है हमारे जल संसाधनों के लिए, कि जैविक खेती पर बहुत जोर दिया जा रहा है और ये भी एक मिशन बन रहा है, राष्ट्रीय मिशन जी। तो ये जो रासायनिक खेती के कारण जो बहुत सारे रसायन घुल के पानी में जा रहे थे, उसमें हमारा जल सुरक्षित नहीं रह पाता था, उसमें भी एक बड़ा कदम जो होगा। ऐसे बहुत सारे हमको कदम उठाने की जरूरत है, जिसमें आम जन, जागरूक नागरिक, शिक्षित युवा, गैर सारी संगठन और सारे इन लोगों को मिला के एक संयुक्त अभियान हमको चलाना पड़ेगा और खास करके उसको युवा को जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि हमारा देश दुनिया का सबसे युवा देश है। इसको युवा की शक्ति को हमको जल संसाधनों के संरक्षण में करना होगा, ये मेरी विनम्र राय है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सर जुड़ने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और पर्यावरणविद खुशहाल सिंह इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए थे, इस तमाम बातें कर रहे थे। अब चूंकि नदियों की बात हो रही थी प्रतिभा मैम, माँ का दर्जा दिया जाता है नदियों को, वहीं पर बात आ गई फिर से कि एक तरफ तो कहाँ हम अलग अलग भूमिकाओं में पूजते हैं, नारी की बात करेंगे, और एक तरफ स्थितियाँ जो अभी हम बात कर रहे थे। जी प्रतिभा जी। गुजरात में एक बहुत अच्छी कहावत है जिसमें नदी और नारी को एक समान माना गया है। नदी जैसे आत्मविश्वास के साथ कलकल करती हुई आगे बढ़ती है, नारी के लिए भी हम यही चाहते हैं कि वो आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ती जाए। वो हर तरह से पुरुष की तुलना में ज़्यादा पावरफुल है, ज़्यादा शक्तिदायिनी है और शक्तिशाली भी है। बस ये है कि उसको हम वैसा माहौल दें। मेन बात ये है जी। तो सवाल इस बात का है कि आधे दुनिया, आधे समाज को जब हम महत्व देंगे, उसको अधिकार देंगे, तभी समाज सुदृढ़ होगा। अभी एक प्रशिक्षण कार्यक्रम में निगम मंडल के अध्यक्ष थे कुछ वर्ष पहले, मैंने पूछा महिलाओं के अधिकार क्या है, तो सब एक दूसरे की तरफ देखने लगे। इसका कारण था, मैं समझ गई, महिलाओं के अधिकार पे कभी बात ही नहीं हुई, कोई बात ही नहीं करता महिलाओं के अधिकारों को। पर अधिकार तो संविधान ने दोनों को समान दिए। हम क्यों महिला को कम माने? सिर्फ आवश्यकता है हमारी मानसिकता में बदलाव लाने की, और वो हर व्यक्ति जब करेगा तो बूंद बूंद से सागर भरेगा। हर एक को अपनी जगह पर रह के इसका प्रयास करना चाहिए और एक व्यक्ति के रूप में महिला को दर्जा देके उसे, उसकी गरिमा का संरक्षण करना चाहिए। क्यों ऐसा हो रहा है? बहुत विकल करती है ये स्थिति। हमारी बिल्कुल बालिकाएं जो हैं उन्हें नन्ही तितली की भी परिभाषा दी जाती है कि बिल्कुल नन्ही तितली की तरह, जिस तरह एक नाजुक एक व्यक्तित्व होता है, एक जीवन होता है जिसे संभाल के रखना होता है, तब जाकर वो परिपक्वता की तरफ बढ़ती है। चूँकि जिक्र तितली का हुआ है तो हम फोन लाइन पर जो जुड़े हुए हैं सदस्य, जो अतिथि, हम उनसे भी चर्चा करेंगे, विशेषज्ञ। चूँकि हम विश्व तितली दिवस भी मना रहे हैं तो इस पर बात करने के लिए हमारे साथ अब फोन लाइन पर जो जुड़े हैं सदस्य, वो हैं डीपी श्रीवास्तव जी, संचालक हैं तिनसा फाउंडेशन से। तो बहुत बहुत स्वागत है श्रीवास्तव जी आपका। थैंक यू मैम, आपने इन्वाइट किया। एंड आज बटरफ्लाई नेशनल लर्न अबाउट बटरफ्लाई डे है जी, जिसमें हम तितलियों के बारे में जानने पे और उनके बारे में अवेयरनेस फैलाने पे जोर दे रहे हैं जी। और इनवाइट करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं इस तितली दिवस पे अपनी कुछ जो भी हमारे दर्शक हैं उनसे तितलियों के बारे में कुछ छोटी मोटी चीजें डिस्कस आउट करना चाहूँगा। बिल्कुल, जरूर जरूर। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगी कि जो फाउंडेशन है वो तितलियों के संरक्षण के लिए काम कर रहा होगा। मैम, ये जो फाउंडेशन है ये सिर्फ तितलियों पे लिमिटेड नहीं है, ये अलग अलग जो अपने एनवायरनमेंट एंड वाइल्ड लाइफ के डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं उन सभी चीजों पे काम करता है। तो तितली संरक्षण और तितलियों के बारे में अवेयरनेस एंड सेंसिटाइजेशन भी इसका एक प्राइमरी मोटो है। बिल्कुल, आप अवेयरनेस की बात कर रहे थे सर, आपने जिक्र किया था, तो किस तरह की जागरूकता की जरूरत है? मैम, तितलियों के बारे में तो बहुत जरूरी है जागरूकता होना। रीजन बीइंग कि ये अपने जो पर्यावरण के एक ऐसे सूचक स्पीशीज हैं जो आपको
वहाँ के एनवायरनमेंट में हो रहे बदलाव को सबसे पहले आपको दर्शाएंगे। तो जैसे ही किसी एनवायरनमेंट में कोई बदलाव होगा तो ये इंडिकेटर स्पीशीज कहे जाते हैं, और उनमें उनको देखते हुए आप समझ जाएंगे कि हाँ एनवायरनमेंट में बदलाव हो रहा है। दूसरा, ये एक इंडिकेटर स्पीशी है कि हमारे जो जितने भी फूल हैं उनमें परागन कैसे होता है, पॉलिनेटर्स हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉलिनेटर्स हैं। तो लोगों को ये पता होना बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये तितली, कीट पतंगे या जो छोटे कीड़े मकोड़े हैं ये भी पर्यावरण में उतनी अहमियत रखते हैं जितने हम इंसान रखते हैं। और ये हमारे मेजर जितना भी हम आज खा रहे हैं, चाहे वो फल हो, फूल बन रहे हैं या आपके अनाज हैं, इन सब पे डिपेंडेंसी जो है वो सब इनकी वजह से है। अगर ये परागन करना छोड़ दे तो शायद हमें ये खाना मिलना भी बंद हो जाए। तो इसलिए इनके बारे में महत्वपूर्ण तरह से अवेयरनेस और सेंसिटाइजेशन बहुत इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल, फूड चेन जो हम बोलते हैं, एक श्रृंखला होती है कि एक किस तरह से हम सीधे जुड़ते हैं उनसे। संरक्षण की हम जागरूकता की बात कर रहे थे, किस तरह के कैंपेन चलाए जाते हैं, आज क्या क्या किया जा रहा होगा? मैम, अभी जब हम कल ही वापस आए हैं, हमने अभी पेंच में पिछले वीकेंड पे हमने पेंच में एक बटरफ्लाई सर्वे ऑर्गेनाइज कराया था। पेंच टाइगर रिजर्व जो महाराष्ट्र के हिस्से में है, उसमें हमने ये सर्वे ऑर्गेनाइज कराया था, जिसमें 105 प्रतिभागियों ने 11 राज्यों से वहाँ पार्ट लिया था। और 3 दिन जंगल में रह के फॉरेस्ट स्टाफ के साथ जितनी तितलियां मिलती हैं उनका एक रिकॉर्ड दर्ज किया गया, कितनी तरह की तितलियां किस परिवेश में मिलती हैं, क्या इंपॉर्टेंस है, उसको लोगों ने सीखा है। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात थी कि ये पूरे कैंप में 45 तो महिलाएं थी जिन्होंने पार्ट लिया, और ये सभी मतलब मेजॉरिटी जो पार्टिसिपेंट थे वो यंग पार्टिसिपेंट थे, 18 से 25 साल वाले पार्टिसिपेंट थे। तो एक नई जनरेशन में ये जागरूकता होनी बहुत जरूरी है कि कैसे जंगल में इवन एक छोटा तितली भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना एक बड़ा टाइगर इम्पोर्टेंट। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सर, ये एक बार फिर से सोचने पर मजबूर कर दिया कि घर में लगा वो फूल का पौधा और उस फूल पे आती हुई तितली, अगर गौर नहीं किया तो अभी कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हमारे साथ डीपी श्रीवास्तव जी जुड़े हुए थे, संचालक तिनसा फाउंडेशन। समर मैम, तितली की बात हो रही थी तो वो खूबसूरत पंक्ति के जिक्र के साथ सवाल रखूंगी कि अपनी बच्चियों को तितली की तरह खूबसूरत पंख दो तो मधुमक्खी की तरह डंक भी दो। बिल्कुल आपने बिल्कुल सही बात कही। पर हमेशा हम देखें ना तो अगर हम तुलना करते हैं तो हम ऐसी चीज़ों से तुलना करते हैं नारी की जो बहुत कमज़ोर दिखती हैं। हम नारी को जहाँ दुर्गा का रूप, काली का रूप मानते हैं, सरस्वती का रूप मानते हैं, लेकिन उसके बाद भी हमेशा ये सवाल रहता है जब हम देखते हैं कि एक महिला के साथ अगर किसी तरह की कोई घटना हो जाती है और वहीं अगर वो घटना किसी पुरुष के साथ होती है, तो जब आप तुलनात्मक नज़रिया देखें तो उसमें महिला की गलती ही मानी जाती है कि इतना लेट क्यों गई थी, अकेले क्यों गई थी, पहले से बताया क्यों नहीं था, इस तरह के कपड़े क्यों पहने थे। तो मुझे लगता है कि हमेशा महिलाओं को जो है ना एक वस्तु के समान माना जाता है, और आज भी कहीं ना कहीं जॉब करती हैं, सब सशक्त हो गई हैं, लेकिन अभी भी आप देखें अगर नाइट आवर्स की बात करें, नाइट शिफ्ट की बात करें, तो हमारा समाज की मानसिकता या फिर हमारे समाज के अलावा जो हमारी एजेंसीज़ हैं जिनका ये दायित्व है कि उनको एक सुरक्षित समाज की सुरक्षा करना चाहिए, वो कहीं ना कहीं कमी है, जिसके चलते आज भी बेटी और महिला उतना सुरक्षित नहीं फील कर रही है जितना उसको इस युग में करना चाहिए। बिल्कुल, लेकिन पूरी तरह से दोष हम समाज को भी नहीं दे सकते। अगर समाज सहयोग कर रहा है तो हमें सिक्के का वो पहलू भी देखना चाहिए जो सहयोग करता है। मतलब हर बार रात में 8 के बाद ऑफिस में रोकना, बिल्कुल अगर सहयोग किया जा रहा है, नहीं रोका जा रहा, तो अगर रोका जाता है तो वे ही महिलाएं होती हैं विरोध करने वाली, शायद इस तरह के इल्ज़ाम लगाने वाली। तो सिक्के का वो पहलू भी कहता है कि जहां दोषी महिलाएं भी होती हैं। नहीं, ये तो ऐसी महिलाओं के लिए क्या कहा जाए? देखिए, ये हमेशा बात
की जाती है। और क्योंकि हम लोग तो फेमिनिस्ट है, पर ऐसा नहीं है कि हमेशा हम लोग जो है महिलाओं के हित के लिए काम करते हैं, तो उसमें हम कहीं ना कहीं पुरुष के हित को नहीं देखते। हम हमेशा मानवता के लिए काम करते हैं। हमारे यहाँ भी कई बार घरेलू हिंसा के ऐसे केस आते हैं जिनको हम काउंसलिंग के दौरान, जो हमारी मीटिंग्स होती हैं, हम लोग काउंसलिंग महिला की करते हैं, लेकिन जब हम उनके परिवार को बुलाते हैं तो उनके साथ हम मीटिंग्स करते हैं, तो कई बार हमको ऐसा लगता है कि महिला सशक्तिकरण के नाम पर कुछ चीज़ों का मिसयूज कर रही है। तो हम उस स्तर पे भी महिला को समझाते हैं और कोशिश करते हैं कि उनका घर ना टूटे। लेकिन आप देखें, कोई भी महिला अपने चरित्र पर इस तरह का दाग नहीं लगाती है कि वो किसी पर झूठा इल्ज़ाम लगाए। अगर आप केसेस स्टडी करें तो 80% केस तो हमारे रजिस्टर्ड ही नहीं होते हैं, सिर्फ इसी सोच से कि पता नहीं मैं अगर ये केस रजिस्टर्ड करूँगी तो एक उंगली अगर पुरुष पे उठेगी तो 4 मेरे ऊपर भी उठेंगी कि तुमने ही उसको इस तरह के इशारे किए होंगे, तुमने ही उसे आगे बढ़ने का मौका दिया होगा। तो कब हम इस मानसिकता से बाहर निकलेंगे? घरेलू हिंसा के अंतर्गत रख लेती हूँ। अब कुछ ऐसे हिंसात्मक कार्रवाई की बात करूंगी जो घर से बाहर वाली स्थिति में होती हैं, एक चीज़। दूसरी चीज़, मैंने सुना है पुलिस को भी ट्रेनिंग देती, तो क्या इस सवाल का दूसरे सवाल से कुछ कनेक्शन है पुलिस की ट्रेनिंग से? देखिए, मैं पुलिस की ट्रेनिंग से पहले आपको वही जो आपका पहला सवाल था, पहले उस पर आऊँगी कि मैं यहाँ पर सिर्फ घरेलू हिंसा की बात नहीं कर रही हूँ, मैं यहाँ पर उस हिंसा की भी बात कर रही हूँ, उस शोषण की भी बात कर रही हूँ जो कार्यस्थल पर भी महिलाओं के साथ हो रहा है और जिसके लिए भी कानून बनाने की ज़रूरत पड़ी। तो महिलाओं के घर से बाहर निकलना, काम करना अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती है। और फिर वहाँ पर जिस तरह से उनको हिंसाओं का सामना करना पड़ता है, तो आप देखें कि आज हर जगह इंटरनल कंप्लेंट कमेटी बनाई गई है कार्यस्थल पे अगर किसी महिला के साथ यौन शोषण होता है। पर अगर हम भोपाल ज़िले में ही बात करेंगे तो कितने ऐसे जगहें हैं जहाँ पर ये कमेटियाँ बनाई गई हैं, उन पे पूरी तरह से काम हो रहा है, कितने केस आ रहे हैं और उन केस को कहीं ना कहीं से याद आया मुझे समर जी, एक केस बहुत ज़्यादा हाईलाइट हुआ था इन दिनों। उसमें था एक महिला की शादी हो गई और उसके बाद उसे घर में बंद कर रखा गया था, और जो अत्याचार किए जा रहे थे उसके पीछे का कारण भी महिलाएं ही थी उस घर की। क्या था वो मुद्दा और आपने उसको किस तरह से उसका समाधान किया? देखिए, महिला और पुरुष में जहाँ तक मैंने आज सीखा है वो ये चीज़ है कि महिला और पुरुष में सबसे बड़ा जो अंतर है वो पावर का होता है। आप के पास अगर पावर है तो फिर आपको उसको किस तरह से यूज़ करना है उस पर डिपेंड करता है। और यही हम देखते हैं कि जब हम सास को देखते हैं तो उसके पास एक पावर होता है कि वो एक बेटे की माँ है ना, और उसके बाद वो उस महिला पर हिंसा करती है जो उसके घर में आई है, जिसको हम बहू कहते हैं। बिल्कुल। तो यही मुझे लगता, कोई भी हो लेकिन है तो वो एक महिला। सास के रूप में भी वो एक महिला है, बेटी के रूप में भी वो एक महिला है, तो बहू के रूप में भी वो एक महिला है। लेकिन यहाँ बात आ जाती है पावर की, भूमिका के बदलने की। तो जब हम देखते हैं कि जब उस पावर का वितरण होता है तो वो महिला जो है, जो सास के रूप में कार्य कर रही होती है, लेकिन कहीं ना कहीं वो जो महिला को अगर आप देखेंगे तो उसके पीछे भी पुरुष ही होता है, उसका पति होता है, उसका बेटा होता है, क्योंकि वो उन्हीं चीज़ों पे कार्य कर रही होती है कि तुमने उसको समय पर खाना नहीं दिया, अगर उसका कहीं अफेयर चल रहा है तो ठीक है ना, आदमी है वो ये चीज़ें कर सकता है। तो कहीं ना कहीं आप देखें तो मुझे तो ये लगता है कि हिंसा की मूल जड़ जो है वो हमारी सत्तात्मक सोच ही होती है। उस केस के बारे में मैं चाह रही थी कि आप थोड़ा सा जिक्र करते कि आखिर वो क्या था मामला। क्या वो महिला पढ़ी लिखी थी जो विवाह के बाद एक बंदिशों में रही या घर में बंद होकर रही, और अगर वो शिक्षित थी तो शिक्षित महिलाओं के साथ भी ये रवैया? देखिए, शिक्षा तो हमको बताती है कि हमारे क्या अधिकार हैं, लेकिन जब हम एक परिवार में जाते हैं तो हमें उसी परिवेश में रह के उन्हीं लोगों के साथ मिलकर उसी तरह से कार्य करना होता है। जैसे कि आप दूरदर्शन में कार्य कर रही हैं तो जो दूरदर्शन की गाइडलाइन है आपको वही फॉलो करना पड़ेगी। इसी तरह से उस परिवार का मैं जिक्र करूं तो वो बहुत ही अंधविश्वासी लोग थे।
और उनके घर में इससे पहले भी जो बहू आई थी उसके साथ भी यही घटनाएं हुई थी कि उनके घर में जो भी गोल्ड और सिल्वर होता था, हाँ। वो लोग खुद ही, उनके घर परिवार में कोई ऐसा व्यक्ति था जो उस गोल्ड और सिल्वर को गायब कर देता, हाँ। था, और सारे लोग इस बात को मानते थे कि जिन्नात आए और वो चीज़ें ले गए। जब महिला ने इस चीज़, हाँ, जब महिला ने इस चीज़ पर सवाल उठाया कि मेरा गोल्ड कहाँ चला गया, भाई आपकी जेब से पैसे नहीं जा रहे, जो भी जिन्नात है वो सिर्फ मेरे गोल्ड और सिल्वर के, ये माना जाए, माफ कीजिएगा समझी, ये कहा जाए कि दरअसल वो महिला जिस स्थिति में पहुंची थी उसके पीछे उस परिवार का अंधविश्वास से जुड़ना था। बिल्कुल। प्रतिभा मैम, आपके पास आ जाती है, क्योंकि ये शब्द ऐसा है जो वाकई महिलाओं की स्थिति से सीधा सीधा जुड़ता है। आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसे केसेस, ऐसे मुद्दे देखने को मिल जाते हैं जहां अंधविश्वास की वजह से महिलाओं को मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, उन्हें एक जगह विशेष पर लेकर जाया जा रहा है। तो ग्रामीण क्षेत्रों की बात करूं या शहरी क्षेत्र माने जाने वाली उन जगहों की बात करूं, क्या कहेंगी प्रतिभा जी? देखिए, क्षेत्र ग्रामीण हो या शहरी हो, महिला को इस तरह लिया जाता है कि उसके साथ किसी भी तरह का व्यवहार किया जा सकता है, टेक इट इजी वाले क्योंकि इन सब के पीछे महिला के पास प्रजनन की क्षमता है जो उसको उपहार के रूप में मिली है प्रकृति से। उसका दुरुपयोग है ये सब, उसके चरित्र के ऊपर आक्षेप लगा दिया, उससे कोई भी अपराध करा लिया, उसके ऊपर कोई भी आक्षेप लगा दिया, चाहे जब घर से बाहर निकाल दिया, दोषारोपण कर दिया गया, उसके भूत प्रेत जिसने भी किया हो ये काम, पर महिला के ऊपर उसका आरोप मढ़ दिया कि इसने ये गड़बड़ी की है। तो इतना सहज लिया गया है महिला को, क्योंकि देखिए 95 तक मैं सोच रही थी अभी कि बालिकाओं के बारे में कोई बात ही नहीं की जाती थी। बालिका को आज हम सशक्त बनाएंगे तो कल वो एक अच्छी सशक्त महिला बनेगी। तो शुरुआत ही इसी तरह से होना चाहिए, एक सुदृढ़ महिला के रूप में, मतलब बचपन से ही, बचपन से, तब उसका ये अस्मिता का संघर्ष समाप्त होगा। ये जितनी घटनाएं की बात आपने कही सब अस्मिता का संघर्ष। बिल्कुल। एक बात ज़रूर आपसे पूछना चाहूँगी, आप रिटायर्ड आईएएस हैं, आपके अनुभव कैसे रहे? कहाँ तो एक कम शिक्षित या गैर शिक्षित वर्ग की हम बात करें, वहाँ महिलाओं की स्थितियाँ क्या हैं, इस पर भी हमने चर्चा की। तो एक उस वर्ग पर भी हम ज़रूर प्रकाश डालना चाहेंगे जिस वर्ग से आप जैसी सशक्त महिलाएं आती हैं। देखिए, इसके लिए महिला को स्वयं अपना, कहते हैं ना, लीडरशिप लेना, अपने को सुदृढ़ बनाना पड़ेगा। शुरू में सबकी ये स्थिति होती है, समाज से डरना, परिवार से डरना, तेज मत चलो, जोर से मत बोलो, सब परिवारों में कहा जाता है। संपन्न परिवारों में भी होता है, मध्यम वर्गीय में भी होता है। समाज में मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी है, पितृसत्तात्मक परिवार स्थिति आज भी बनी हुई है। परंतु महिला अगर अपने मन से सोच ले कि हम सबका सामना करेंगे, ऐसा क्यों? पहले तो मुझसे कहा जाता था आप नहीं बोल सकती हैं ऐसा, आप नहीं सोच सकती, आखिर महिला हो, महिला जैसी रहो। मैंने कहा मैं एक इंसान हूँ, बाद में महिला हूँ। और जब तक खुद महिला संघर्ष नहीं करेगी उसकी विजय उसे नहीं मिल सकती। महिला को खुद अपने लिए संघर्ष करना पड़ेगा, दूसरों से मदद की अपेक्षा नहीं रखना पड़ेगी। आज कम से कम इतनी हमारे निर्भया फाउंडेशन में लड़कियां हैं, हम लोग उनको देखते हैं, महिलाएं हैं, और भी हर घर की लड़कियां हैं, 20 लड़कियां ऐसी मेरे, बिल्कुल हम दूर नहीं जाते, उदाहरण हमारे आसपास होते हैं, और आसपास मेरे बगल में है ये उदाहरण। मैम, हाल ही में हमने सुना है आपकी सिस्टर, आपकी बहन को अवार्ड मिला है दुबई में, जिक्र किया जाए उसका? बिल्कुल, मेरी नंद को अवार्ड मिला है दुबई में, वो पेंटिंग में उनको अवार्ड मिला है उसमें। तो ये हम लोगों के लिए बहुत ही खुशनसीबी है कि दुबई जैसी ग्लोबल स्टेज पे उनको अवार्ड मिला है, बहुत बड़ी बात है। और भोपाल से हैं वो, और वो प्रोफेशनल आर्टिस्ट नहीं थी, बस कहते हैं ना, जब महिलाएं जो हैं वो अपने आप में ही कलाकार होती हैं, और जिस भी चीज़ को वो उठा लें तो वो उनकी कला का नमूना बन जाती है। इसी तरह से घर में कुछ खाली बॉटल्स जो थी
उससे उन्होंने शुरुआत करी और उनको लग रहा उनके हस्बैंड ऑफिस चले जाते थे, बच्चे स्कूल चले जाते थे, तो जब उन्होंने उन बॉटल्स को देखा तो उनको लगा कि मैं भी इसी तरह से खाली हो गई हूँ, बिल्कुल एम्प्टी बॉटल्स। तो उन्होंने उन बॉटल्स को उठाया और फिर वहाँ से उन्होंने अपनी पेंटिंग का सफ़र जो है उसकी शुरुआत करी। और आज हम देखें तो वर्ल्ड में उन्होंने अपना नाम कर लिया है शीबा आर्ट बाई शीबा के नाम से, और वो बहुत ही मशहूर हो गई हैं। ये हम लोगों के लिए बहुत खुशनसीबी की बात है, क्योंकि ये आप इसको बोल सकते हैं ना कि प्रोफेशनली नहीं, एक्सीडेंटली इस चीज़ का स्टार्ट हुआ था, और वो आज जो है वो प्रोफेशनली जो है अपना काम कर रही हैं। अपनी पेंटिंग्स जो हैं, उनकी एग्जीबिशंस जो हैं दुबई में कई मॉल्स में लगी हैं, और इसके अलावा इटली में भी उन्होंने अपनी एग्जीबिशंस लगाई हैं, वहाँ भी उनको अवार्ड मिला है। तो वो उनका काम जो है वो एक बॉटल से शुरुआत होकर वर्ल्ड लेवल पे चला गया है। आपने बहुत ही खूबसूरत मुझे वाकया पंक्ति याद दिला दी, वो वाक्य याद दिला दिया कि मुश्किलें दरअसल या तो हम उससे निखर जाते हैं या बिखर जाते हैं। आपकी जो बहन है वो एक उदाहरण है इस पुरुष वर्ग में। अगर हम सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं, महिला के सशक्त होने की बात कर रहे हैं, तो जिस तरह से उन्होंने उस कमी कहा जाए, कमी को किस तरह से खास बना दिया और वो कुछ खास बन गई इस आम लोगों में। बिल्कुल बिल्कुल। मैं एक चीज़ इसमें और ऐड ऑन करूँगी कि मैम ने अभी बोला था कि महिला होते हुए हमें निर्णय लेने का अधिकार नहीं होता। तो एक केस के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगी, क्योंकि हम लोग यहाँ आज महिला सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं, और जब हम इस फील्ड में काम करते हैं तो हमको हमेशा लगता है कि हमारे पास वो लोग आ रहे हैं जो अशिक्षित हैं, जो निचले वर्ग के हैं। तो ये सोच हमारी बिल्कुल गलत है। हिंसा जो है सभी स्तरों पे हो रही है, सभी वर्गों के साथ हो रही है, और हम शॉक उस टाइम पे हो जाते हैं जब हमारे पास ऐसे केस आते हैं कि उस लड़की के साथ हिंसा हो रही है जो बहुत बड़ी पोस्ट पे है, जो वेल सेटल्ड है, लेकिन निर्णय लेने का अधिकार उसको आज भी समाज और परिवार के द्वारा नहीं दिया गया है। मैं इतनी शॉक थी कि एक लड़की जो हम बहुत ही रिनाउंड बैंक में मैनेजर की पोस्ट पे है, उसकी सैलरी 85 to 90,000 है, बट उसको ये अधिकार नहीं दिया गया कि तुम अपनी मर्जी से शादी कर सको। और अभी भी उसके, और जब वो हमारे पास आया केस, तो परिवार का ये कहना था कि मैम अभी ये सेटल नहीं हुई है, तो अभी हमारी जिम्मेदारी है इसको सेटल करने की। इसके फ्यूचर प्लान्स जो हैं वो हम ही तय करेंगे कि इसको आगे किस परिवार में शादी करना है। तो मैं बहुत शौक थी। मैंने बचपन से एक बात सुनी थी कि जैसे ही हमारे घर में नौकरी लग जाती थी किसी लड़के की, तो पेरेंट्स बोलते थे बेटा हमारा सेटल हो गया। मतलब हम नौकरी करने के बाद भी, कोई पोस्ट मिलने के बाद भी हम अभी भी सेटल नहीं है, जब तक कि हमारे पास वो सर्टिफिकेट नहीं हो, मैरिज सर्टिफिकेट नहीं हो, वो सिंदूर नहीं हो, वो मंगलसूत्र नहीं हो, तो फिर हम किस तरह से नारी सशक्तिकरण की बात कर सकते हैं। कितना बड़ा सवाल आपने छोड़ दिया कि शिक्षा का कोई लेना देना नहीं है इस चीज़ों से। इस आपके इस जवाब से बहुत सारे और पहलू निकलते हैं, लेकिन उस पर चर्चा करने के लिए हमें एक और बड़ा समय चाहिए होगा। हम बिल्कुल ज़रूर इस पर गहन चिंतन भी करेंगे और इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन जाने से पहले आज के कार्यक्रम में संक्षिप्त में अगर आपसे कुछ सुझाव लेना चाहूँ, या जाने से पहले कुछ ऐसा मैसेज जो शायद स्मृति में चला जाए। प्रतिभा मैम, देखिए, जो बात समर जी ने बहुत अच्छी तरह कही कि आत्मनिर्भर होने के बाद भी निर्णय लेने का अधिकार नहीं, यहाँ से ही हमारी भूमिका, हम जो स्टेक होल्डर्स हैं, हम जो सपोर्ट होल्डर्स हैं, हमारी भूमिका शुरू होती है। हम थोड़ा सा सपोर्ट करेंगे तो बहुत तेजी से सशक्तिकरण की गाड़ी आगे बढ़ती जाएगी, और वो दिन आएगा, जरूर आएगा, जब उस दिन का महिला आत्मनिर्भर, सशक्त, आत्मविश्वासी बनेगी। आपको बता दें, जाने माने लेखक हैं रूजा, उन्होंने कहा था कि जिस दिन औरतें अपने श्रम का हिसाब मांगने लगेंगी, उस दिन मानव इतिहास की सबसे बड़ी और सबसे पुरानी चोरी पकड़ी जाएगी। फिलहाल के लिए इस विषय पर इतना ही। हम धन्यवाद देंगे। हमारे साथ प्रतिभा राजगोपाल मैम थी, हमारे साथ समर खान मैम थी स्टूडियो में, और इसी के साथ जाने से पहले खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।